तो हेलो, स्वागत है आप सभी का न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? क्लास नाइन्थ, क्या क्लास नाइन्थ के बच्चे? आप लोगों का वीडियो नहीं आया था 2 दिन से। कोई बात नहीं, क्लास 10th वाले का क्लास ले रहे थे। एक दिन में एक ही वीडियो बना पाते हैं, इसलिए ऐसा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आज है क्लास नाइन्थ वालों का। तो क्या क्लास नाइन्थ वाले कहाँ हैं सब? तो जितने भी क्लास नाइन्थ वाले बच्चे हैं वो सब आ जाइए। तो क्लास नाइन्थ वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो बताएंगे कि क्लास नाइन्थ के जो बच्चे हैं वो पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़े थे। तो अगर क्लास नाइन्थ वाले बच्चे को नहीं पता है तो वो, अगर ये देखिए, पहले तो हम इंट्रोडक्शन क्लास कराए थे क्लास नाइन्थ वाले बच्चे का, उसके बाद पार्ट 1 हुआ था क्लास, उसके बाद ये है पार्ट 2। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आप पिछला क्लास नहीं देखते हैं तो इस क्लास को भी देखने नहीं आइए। पहले पिछले वाला क्लास देख लीजिए, उसके बाद अगर इस क्लास को देखने आते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप पीछे वाला क्लास नहीं देखते हैं और डायरेक्ट इस क्लास में आ जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हम जो है पिछले क्लास का कुछ ना कुछ तो इस क्लास में बता ही देंगे, लेकिन पूरा तो बताना संभव नहीं है कि नहीं? तो पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था बताइए, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़े थे और उत्तक के बारे में पढ़े थे कि नहीं? हम पढ़े थे कि कोशिका किसे कहते हैं, पढ़े थे कि कोशिका किसे कहते हैं? वे सारी रचना जिनके द्वारा हम, बताओ, या फिर कोशिका को हम क्या कहते हैं, ये बताओ। कोशिका को हम जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं कि नहीं? उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उसके बाद हम बताए थे कि ये सटीक डिफिनेशन नहीं है। अगर हम अगर अलग अलग तरह के कोशिका के समूह को मिला देंगे तो क्या हम उसको उत्तक कह देंगे? नहीं कहेंगे। तो उत्तक कहने के लिए बताए थे कि एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी एक सा रचना होना चाहिए और एक साथ कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उसके बाद बताए थे कि उत्तक के समूह को क्या कहते हैं हम, बताओ? अंग कहते हैं, और अंग के समूह को अंगतंत्र कहते हैं। और एक अंगतंत्र मिलके क्या बनता है? एक जीव का निर्माण करता है। उसके बाद हम बताए थे कि हमारे शरीर में, हम बहुकोश के जीव है तो हमारे शरीर में अलग अलग तंत्र है कि नहीं? श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है कि नहीं? तो ये सारे तंत्र हमारे शरीर में मौजूद हैं अलग अलग। देखो, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। ये सभी अंग तंत्र मिलके एक जीव या विशिष्ट का निर्माण करते हैं। तो ये सब बात हम जो है पिछले क्लास में बता चुके हैं डिटेल में। अगर आपको लगता है कि वो क्लास हमको देखना चाहिए तो आप जाके देख सकते हो वो क्लास। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9th वाले बच्चों का भी और क्लास 10th वाले बच्चों का भी। तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाइए और अपना क्लास कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे? कोशिकाओं की खोज। हम क्या पढ़ेंगे? कोशिकाओं का खोज। तो ये बताइए कि सर्वप्रथम जो है कोशिका का खोज किसने किया था? तो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले ऐसे कुछ 2-3 प्रश्न पूछ लेते, देखते हैं आप लोगों को आता है कि नहीं। बताओ, सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम कोशिकाओं का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। देखो यहाँ पे लिखा होगा कि कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान, देखिए लिखा हुआ है कि कोशिकाओं की वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो सका। बोल रहा है कोशिका का जो वास्तविक ज्ञान है ना, वो हमको माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हुआ। उसके पहले हम लोग कोशिका के बारे में उतना जानते नहीं थे, जानते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जानते थे। तो कोशिका का जो खोज हुआ वो माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हुआ। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि देखो, हम तो माइक्रोस्कोप के जब खोज हुआ था हम कोशिका के बारे में जानने लगे, लेकिन कोशिका के अंदर भी कोशिकांग है, उसका हम लोग उसके बारे में कब से जानने लगे? उसके बारे में जानने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोजना पड़ा। तो वो आगे है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, पहले अभी ये पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद ये जानिए कि सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने नामक एक वैज्ञानिक था। कौन वैज्ञानिक था? अंग्रेज वैज्ञानिक था, जो कि माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। और रॉबर्ट हुक जो था वो अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ही कॉर्क सेल को देखा था। किसको देखा था? कॉर्क सेल को देखा था। कॉर्क की एक पतली काट कर अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ती जैसी कोठरियां दिखी। बोल रहा है कि रॉबर्ट हुक ने देखा कि जैसे ही वो अपने से बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा कि क्या है, तो उसमें क्या देखा? कॉर्क सेल देखा। तो देखा कि उसमें जो है मधुमक्खी की छाते की तरह, मधुमक्खी का छाता देखा है? बताओ, मधुमक्खी के छाते की तरह कोठरियां बना हुआ है। ठीक है, वो देखा उसने। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। तो बोल रहा है कि इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दे दिया। तो इन्हीं कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने किसका नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेल का नाम किसने दिया, सेल नाम किसने दिया, तो क्या बोलिएगा? सेल नाम रॉबर्ट हुक ने दिया कि नहीं? और ये पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम जो है कोशिका की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिकाओं की खोज में हम लोगों को बोलना है कि जीवित कोशिकाओं की खोज एंटन वन ल्यूवेनहुक ने की थी। ठीक है, अगर डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो हम रॉबर्ट हुक का नाम बोलेंगे। और जीवित कोशिका का खोज के बारे में बात करेगा, जीवित कोशिकाओं की खोज के बारे में बात करेगा, तब हम किसका नाम लेंगे? ल्यूवेनहुक का लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो अब बोल रहा है कि ल्यूवेनहुक नामक एक डच वैज्ञानिक द्वारा माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिकाओं का अध्ययन आगे बढ़ा। बोल रहा है कि ल्यूवेनहुक जो था एक डच वैज्ञानिक था, वो माइक्रोस्कोप में कुछ क्या किया? सुधार लाया। उसके बाद ये अध्ययन क्या हुआ? आगे बढ़ा। सर्वप्रथम 1674 में, कब? सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिका जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा। बोल रहा है कि 1674 ईस्वी में सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने अपने बनाए हुए उस जो था क्या, उसका माइक्रोस्कोप था, उसी में को क्या किया? संशोधित कर दिया। तो उसका वो जो उन्नत माइक्रोस्कोप था उसमें जीवाणु को, प्रोटोजोआ को देखा। ठीक है, तो अब है कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि, क्या बताया? कौन था वो? रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन। कौन था वो? रॉबर्ट ब्राउन। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका केंद्रक में एक गोलाकार रचना होती है। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक में एक गोलाकार रचना होती है। इसे ब्राउन ने केंद्रक का नाम दिया। इसे ब्राउन ने किसका नाम दिया? केंद्रक का नाम दिया। उसके बाद पुरकिंजे ने 1839 के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। अगर पूछ दिया जाए कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया, तो आप बोलिएगा पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, यानी जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या था पहला नाम था रॉबर्ट हुक। पहला नाम क्या था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसका आविष्कार? कोशिका का आविष्कार किया था 1665 ईस्वी में। कॉर्क सेल था और रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को देखा तो उसमें मधुमक्खी की छाते की तरह कोठरियां दिखाई दी, जिसको रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद ल्यूवेनहुक आए। ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में अपने माइक्रोस्कोप में संशोधित करके अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में प्रोटोजोआ और उसके बाद किसको? जीवाणु प्रोटोजोआ को देखा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आया, जिसने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में एक गोलाकार रचना पाई जाती है, जिसको उसने किसका नाम दिया? केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है, जिसे ब्राउन ने केंद्रक का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद बताया पुरकिंजे ने कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं।
ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। पहला कौन था? रॉबर्ट हुक। किसका आविष्कार किया था? कोशिका का। जीवित कोशिका का आविष्कार जीवित कोशिका खोज किसने की थी? लीवेन हुक ने। कब किया था? 1674 में। ये कब किया था? 1665 ईस्वी। उसके बाद कौन वैज्ञानिक आया? जय श्री राम। उसके बाद कौन सा आया? रॉबर्ट ब्राउन आया। कब आया? रॉबर्ट ब्राउन आया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? उसने बताया कि कोशिका के केंद्रक में एक कोशिका के केंद्र में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा वैज्ञानिक कौन था? पुरकिंजी बताया कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार जो सजीव पदार्थ है उसको हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहेंगे। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब है वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन। कौन है? वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन। तो चलिए अब हम इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। पढ़ने से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो पढ़ने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। पढ़ाई जब तक हो, जब तक मन करे तब तक एकदम मन से पढ़ लेना है। ठीक है, मन से। हम आप लोगों को पढ़ाए, सुबह पढ़ाए, शाम में पढ़ाए, दोपहर में पढ़ाए, उसके बाद सारा कुछ पढ़ाने के बाद भी अभी पढ़ा रहे हैं कि नहीं? फोन आ गया एगो। ठीक है, एक सेकेंड। तो कहाँ थे हम? बताए थे वनस्पति वैज्ञानिक जो है, वनस्पति वैज्ञानिक है स्लाइडेन। कौन है? स्लाइडेन। तो वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादप शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। वनस्पति वैज्ञानिक जो था स्लाइडेन, कौन था? स्लाइडेन। स्लाइडेन जो था, स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। किसका? सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद 1839 में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक, तो स्लाइडेन कौन सा वैज्ञानिक था? वनस्पति वैज्ञानिक। उसके बाद प्राणी वैज्ञानिक आया स्वान। स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है। बताओ कौन सा बात हो गया? एक आया स्लाइडेन, एक मानो ये देखो, ये स्लाइडेन आया, इसने बोला, ये बोल रहा है आके क्या कि देखिए पादप का जो शरीर है ना सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये कौन सा वैज्ञानिक है? वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन। वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने आके कहा कि देखिए पादप का जो शरीर है ना वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है सूक्ष्म कोशिकाओं का। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बोला हाँ ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आया कौन? स्वान आया। स्वान बोलता है कि देखिए, वो जो बोला ठीक है, लेकिन मेरा बात भी सुन लीजिए पहले। हम बोलना चाहते हैं, हम है कौन? प्राणी वैज्ञानिक स्वान। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो जंतुओं का शरीर है ना वो भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। तो दोनों तो कन्फ्यूजन में फंस गया। सुनने वाला आदमी बोलता है भाई आप भी एक ही बात बोल रहे हैं, ये भी वही बोल रहा है, दोनों तो बोल ही एक ही रहा है, बोल दोनों एक ही बात रहा है, लेकिन वहाँ पे दोनों को अलग भी नहीं कर सकता, दोनों को जो है झुठला भी नहीं सकता था, क्योंकि एक है पादप वैज्ञानिक, एक है प्राणी वैज्ञानिक, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है। अगर एक ही वैज्ञानिक रहता और वो दोनों एक ही बात बोलता तो दो में से कोई एक का बात लिखता, लेकिन यहाँ पे ये है प्राणी वैज्ञानिक और एक है वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक है स्लाइडेन, प्राणी वैज्ञानिक है स्वान। तो इसी बात पे उन्होंने बोला कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। जब दोस्त बन जाएंगे तो हम दोनों तो बोल एक ही बात रहे हैं। अब एक कौन बच्चा एक बार मेरा नाम याद रखेगा, एक बार तुम्हारा नाम याद रखेगा? उससे अच्छा हम दोनों का नामे एक साथ बोला जाए। इसलिए जो है हम क्या किए, कोशिका सिद्धांत का जो है श्रेय दे दिए स्लाइडेन और स्वान को। हम जब कभी भी कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो हम स्लाइडेन और स्वान दोनों का ही नाम लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत प्रतिपादित किया और इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। जो बोले वही लिखा हुआ था, है कि नहीं? बोल रहा है कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। उन्होंने यह भी बताया कि कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक इकाई है। उसके बाद बोल रहा है कि इसके बाद विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका में होता है। देखिए स्लाइडेन और स्वान ने आके बोल दिया कि
ठीक है, प्राणी वैज्ञानिक का शरीर जो है, जो जंतु वैज्ञानिक है उसका शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, और जो पादप है उसका भी शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। तो एक आदमी बोलता है हाँ ठीक है, हम आपका बात तो समझ गए, लेकिन आप हमको ये बताइए, आप तो बोल दिए कि पादप कोशिकाओं का शरीर बना हुआ है सूक्ष्म कोशिकाओं से, तो वो सूक्ष्म कोशिका आया कहाँ से? वो भी तो किसी से बन के आया होगा, वो कहाँ से आया वो बताइए अब हम आपको। ठीक है, हम आपका बात सुन रहे थे, तभी से आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए कि वो कहाँ से बना था, ये बताइए पहले आप, तब क्लास बंद कीजिएगा, ये बताइए। तो ये बताने के लिए आया विर्चो। कौन आया? विर्चो। रोडेल विर्चो बोला, बहुत बोलता है तू, मुंह बंद रखो, हम बताते हैं कहाँ से आया। तो रोडेल विर्चो आया और वो बोलता है कि देखो बात ऐसी है। कैसी है बात? बात ऐसी है कि जो नई कोशिका है ना, वो पुराने मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बना है। बोला कि जो भी नई कोशिका का निर्माण हो रहा है वो पहले से मौजूद उसमें जो कोशिका है ना, उसी से नए कोशिका का निर्माण हो रहा है। ये जो है रोडेल विर्चो बोल के उन लोग का मुंह क्या करवा दिया? बंद। वो लोग का मुंह क्या करवा दिया? बंद। तो रोडेल विर्चो बोलता है कि जो नई कोशिका बन रहा है ना, वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बन रहा है। अब तुम रखो अपना मुंह बंद, बता दिए, मुंह बंद रखो। ये बोल के रोडेल विर्चो क्या हुआ? निकल गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रोडेल विर्चो बोला। ठीक है, वो आप लोगों को नहीं बोला, वो बोला उसको जो पूछा कि अब बताओ क्यों कोशिका से ठीक है मिल के बना हुआ, तो ये कोशिका कहाँ से आया, उसको बोला। ठीक है, अपने पे नहीं लेना है। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं, इस को पूरा ख़त्म ही कर दिया जाए। तो चलिए, तो अब बोल रहा है कि इसके बाद रोडेल विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। उसके बाद मैक्स सुलज ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। खाली वैज्ञानिक का नाम आता है तो क्या करेगा? नहीं पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तुमको याद करना पड़ेगा, और याद तुम करेगा। ठीक है, याद तुम करेगा, तुम दोगले याद करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं तो तुमको याद करने में क्या जाता है? एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, 2 बार में याद नहीं होगा, 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार में याद नहीं होगा, 4 बार में पढ़ेंगे, और जब तक याद नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे। क्या समझा? समझ में आया कि नहीं? तो बोल रहा है कि मैक्स सुलज जो था 1861 में कोशिका बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक क्या है? पिंड है, जिसमें एक केंद्रक होता है। जिसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है। इस केंद्रक को प्रोटोप्लाज्म मतवाद का, इस सिद्धांत को क्या कहलाया गया? प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। इसके बाद 1884 में, 1884 में स्टार्स बर्गर खाने वाला नहीं, इसका नाम है रे ये, तुम लोग को क्या लगा? बर्गर खाने वाला नहीं, स्टार्स बर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। स्टार्स बर्गर ने बताया। बर्गर बार बार बोलते होंगे तो तुम लोग को लगता होगा क्या सर बर्गर काहे बोलते? मेरे मुंह में तो पानी आ गया, बर्गर खाने का मेरा मन करने लगा। तो बर्गर खाने का जिसका भी मन कर रहा है अपने मुंह को बंद रखो और पढ़ो चुपचाप। ठीक है, ठीक है अंडे। तो चलो, तो बोल रहा है कि स्टार्स बर्गर ने बताया कि केंद्रक जो है वो पैतृक लक्षणों की वंशागति में क्या लेता है? भाग लेता है। पैतृक लक्षण क्या हुआ? अपने माता पिता की तरह उसका गुण मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, तो लक्षणों में भाग लेता है। इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन जारी रहा और 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। स्वागत, कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया। अभी नहीं हुआ था, तभी तुम लोग का जन्म नहीं हुआ था। 1931 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। किसने किया? एम नॉल एवं ई रस्का ने, एम नॉल एवं ई रस्का द्वारा हुआ, जिसकी सहायता से कोशिका एवं कोशिकांग की रचनाओं का धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते रहा। समझ में आया कि नहीं? तो पूरी तरह से हमको जो बोलेंगे कि पूरी तरह से हमको ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हम कोशिका के अंदर कोशिकांग के बारे में भी हम लोग ने डिटेल से स्टडी कर लिया। ठीक है, समझ में आया सभी को? जिसको समझ में नहीं आया
वो क्या करेगा, जो इसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर देगा कि हाँ सर हमको ये बात समझ में नहीं आया। तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और इसमें आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क क्या है, तो देखिए आपका होमवर्क भी हम बता देते हैं। आपका होमवर्क ये है कि इसमें जितना भी वैज्ञानिक का नाम है, जो बच्चा लिख लिया उसको नहीं बोल रहे हैं, इसमें जितने भी वैज्ञानिक का नाम है, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा थ्योरी दिया था, कब दिया था, किस पे दिया था, ये सब लिख लेना है। ठीक है, आज के क्लास में जितने भी वैज्ञानिक का नाम बताए हैं उसका नाम, उसका थ्योरी और उसका वो किस पे थ्योरी दिया था, कब दिया था, ये सब कुछ। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं आपको। जैसे उसमें हम देखिए पहला वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक ने, तो हम लिख देंगे कि पहला वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, लिख देंगे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, कब की, 1665 में की। तो कोशिका उसमें उसने अपने से एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, उसमें जो है उसने कोशिका को देखा, कौन से कोशिका को, कॉर्क सेल को देखा, तो उसको दिखा कि मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियाँ पाई जाती है और इन कोठरियों को उसने सेल का नाम दिया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज से ही, अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। जैसे रॉबर्ट हुक था, उसके बाद ल्यूवेन हुक आया, ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का, उसके बाद पुरकिंजी ने जीव द्रव का, है कि नहीं। उसके बाद स्लाइडेन और सोन ने कोशिका सिद्धांत दिया। उसके बाद रोडोल्फ विर्चो ने बताया कि पहले से मौजूद कोशिका जो है वो नया कोशिका बना रहा। मैक्स सुलोज ने बताया कि कोशिका के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म का पिंड होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं कि नहीं। स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेते हैं। उसके बाद 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एमनोल एवं इरस्क ने कर दिया। ठीक है, तो अब है कुछ इसमें कार्यकलाप दिया है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, आज का क्लास इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त में। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th का पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको एकदम अरेंज किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया था सबको, सब बात समझ में आ गया था। तो अगर सबको सब बात समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर सब बात समझ में नहीं आया तो जो भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट रहता है तो वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।